ये किताब आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच आपको फाइनेंस के मैनेजमेंट को सिखाएगी। यह किताब रमित सेठी द्वारा लिखी गई है। इस बुक की समरी के अनुसार अमीर होने का मतलब है आपको ये पता हो कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है। यह बुक आपको अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल करने में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस भी देगी, जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप यह जानकर चकित रह जाओगे कि अमीर बनना उतना भी कठिन नहीं है जितना आप सोचते थे। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया है। पैसा सेव करना ठीक वैसा ही है जैसा कि मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। समय के साथ आपके अंदर का जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पुराने वाले रूटीन पर आ जाते हो, जब चाहे पैसा खर्च करना और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखना। ऑथर के अनुसार बजटिंग करना समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की बजाय उन्हें अपने पैसे को खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप यह भी सीखेंगे कि अपने क्रेडिट कार्ड का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए। पैसे को सोच समझकर खर्च करना कैसे एक पावरफुल हैबिट बन जाता है। आगे हम जानेंगे कि लाइफ में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की तरफ लेकर जाते हैं। ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड को सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर नेगेटिव फीडबैक होता है। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, वो इससे शॉपिंग करके काफ़ी पैसा सेव कर लेते हैं। पहले तो आपको यह समझना होगा कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट के दो फैक्टर हैं, एक क्रेडिट रिपोर्ट है, दूसरा क्रेडिट स्कोर है। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। यह लोन देने वालों को यह भी जानने में हेल्प करता है कि आप दूसरे लेंडर्स को समय से भुगतान कर पा रहे हो या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी पता चलता है और यह भी पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर एक संख्या है जो कि लेंडर्स को बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें कोई रिस्क तो नहीं है, और अगर है भी तो कितना। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर इस नंबर और आपके क्रेडिट स्कोर के बीच यह डिसाइड करेगा कि उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। एक हाई क्रेडिट स्कोर को बेहतर माना जाता है, इसलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए आपको पेमेंट को जल्द से जल्द जमा कर देना चाहिए। अब आप सोचेंगे यह चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है। वह इसलिए क्योंकि अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। मान लीजिए कि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो गुड क्रेडिट स्कोर आपको ढेर सारे पैसे बचा सकता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से हो सकता है कि बैंक आपसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करे। ज़्यादातर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सुनने को मिलेगा कि लेट पेमेंट करने से आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ेगा। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन ये आपके साथ तभी संभव है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड सही से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड को पैसों का एंडलेस सोर्स की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन यह एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता है। इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट मिस कर दी, तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका एनुअल परसेंटेज रेट एपीआर बढ़ा सकती है। आपका एपीआर वह इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी आपसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए चार्ज करती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको लेट पेमेंट फ़ी देनी पड़ेगी।
लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करके एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हो। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने का यह एक तरीका है। ऑप्टिमाइज करने का दूसरा तरीका है, आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो। उनसे पूछिए कि क्या वो आपकी एनुअल फी या चार्जेस को माफ़ कर सकते हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए पे करनी पड़ती है। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम या माफ़ करने के लिए कह सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो ये फीस नहीं लेती, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक मिल सकें। ऑप्टिमाइज करने का दूसरा तरीका है, कोशिश कीजिए कि आप लोग क्रेडिट कार्ड कंपनी से एपीआर पर नेगोशिएट कर सकें। आप कंपनी को वाजिब कारण, जैसे आप लगातार कई महीनों से अपने बिल्स टाइम पर पे करते आए हैं, देकर अपना एपीआर कम करने को बोल सकते हो। और कंपनी आपको एक बड़ी रकम उधार दे रही है, तो एक तरह से यह आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बीट द बैंक्स। क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी यंग लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर्स को इंटरेस्ट रेट और फीस जैसे टॉपिक से ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए वह बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है वो पे कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे बैंक अपने कस्टमर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सके। लोग पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन बैंकिंग। जो सेविंग आप ऑनलाइन बैंक में डालते हो वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह वो फी भी नहीं लेते जो ऑफलाइन बैंक चार्ज करती हैं। तो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं। ऑनलाइन बैंक, इसमें अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हो, ऑनलाइन बैंक 4% इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट करते हैं। एक साल में आप उस अकाउंट में 400 रुपये कमा सकते हैं। ऑफलाइन और फिजिकल बैंक, इसमें भी अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं, ऑफलाइन बैंक आमतौर पर सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट देते हैं। यानी कि आपको 10,000 रुपये पर हर साल केवल 100 रुपये ही मिलेंगे। आपको समझ में आया कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो तो बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देती हैं। सेविंग अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौके जैसे हॉलीडे, फेस्टिवल के लिए पैसा सेव करते हो। पहले सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता था और चेकिंग अकाउंट में नहीं, लेकिन आज दोनों ही अकाउंट में बैंक ब्याज ऑफर करते हैं। तो क्या इन दोनों अकाउंट के बीच वाकई में कोई फ़र्क नहीं है? मित्रों, फ़र्क यह है कि आपको अपने चेकिंग अकाउंट से ही पैसे विड्रॉल करने चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे सेव होते हैं। आपको अपने अकाउंट कैसे सेट करने चाहिए, तो रमित हमें कुछ ऑप्शंस देते हैं। पहला, अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोल लो। अगर बैंक एनुअल चार्ज ले रहे हैं तो जहां नो चार्जेस या मिनिमम चार्जेस हों, वहां पर अकाउंट ओपन करवाइए। दूसरा, किसी लोकल बैंक में एक नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। इसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देता हो। इस तरह आप जब चाहे तब आप अपने चेकिंग अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। आपका पैसा अपने सेविंग अकाउंट में इजीली ग्रो होता रहेगा। तीसरा, आप अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। यह इसलिए है ताकि डिसाइड किया जा सके कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट और सर्विस देता है। रमित ने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया था। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में है, दूसरा अकाउंट ऑनलाइन बैंक में। आप सेम यही चीज़ सेविंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको खुद चूज करने होंगे, जो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो। क्यों ना दूसरा और तीसरा ऑप्शन ट्राई किया जाए। यह दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपका पैसा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कोई भी बैंक चुनते समय इन तीन बातों का ध्यान रखना होगा: ट्रस्ट, कन्वेंस और फीचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपसे कोई हिडन चार्जेस या फीस नहीं लेता। बड़े बैंक हमेशा
अनलिमिटेड कस्टमर बनाने में जोर देते हैं। इसलिए वह चुपके से आपके अकाउंट से अपनी फीस काट लेते हैं। इसे आप बैंक की वेबसाइट पर देख सकते हो। अगर वो अपनी फीस को लेकर ट्रांसपेरेंट हैं तो समझ लीजिए उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्वेंस यानी कि इजी एसेस, आपके लिए पैसा मैनेज करना इजी होना चाहिए। फीचर्स को हम वैल्यू एडेड सर्विस के तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, साथ ही पैसों को ट्रांसफर करने की सुविधा फ्री में देता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग, जब आप सोच समझकर खर्च करते हो तो इसका मतलब है आप अपने पैसे की वर्थ को समझते हो। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा जाता है। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई सल्यूशन नहीं है, बल्कि असल में ये तरीका जरा भी इफेक्टिव नहीं है। बजटिंग सिर्फ थियोरी में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक एक पैसे के खर्च का हिसाब नहीं रख सकता, और यह काम बोरिंग और थकाने वाला भी है। लेकिन ऑथर के पास इसका एक बढ़िया सलूशन है। वो है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को क्रिएट करना। इस प्लान से आप हर महीने पैसा खर्च करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ से अब वो समय जाने वाला है जब आप यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि आखिर आपका पैसा गया तो कहाँ गया। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान आपको कंजूस बनने पर फोकस करता है। मित्रों, कंजूस होने और चीप होने में जमीन आसमान का अंतर है। कंजूस होने का मतलब है कि सिर्फ जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च किया जाए, ना कि अपने खर्चों में कटौती की जाए जो वास्तव में हमारे लिए जरूरी है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के चार फैक्टर्स होते हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। फर्स्ट फैक्टर, मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। आपको अपनी इनकम का 50 से 60% हिस्सा रोजमर्रा की जरूरत के सामानों, एजुकेशन के खर्चों और रेंट आदि पर देना ही होता है। लेकिन आप यह कैसे फिगर आउट करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लो, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, कपड़े इत्यादि। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है तो थोड़ा पता लगाइए। पिछले 3 महीने के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या शॉपिंग रिसिप्ट के बिल को ऐड करके लिखिए। एक बार आपने यह कर लिया तो उसमें 15% जस्ट इन केस कैटेगरी का अमाउंट भी ऐड कर दो। इनमें अपने हर महीने के खर्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि वो खर्चे हैं जो अचानक से कभी कभार खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि कार की रिपेयरिंग करवाना, किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदना या ड्राई क्लीनिंग। ऑथर ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हर महीने 10,000 रुपये अलग से रख लेते थे। सेकंड फैक्टर, इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैक्टर के लिए आप अपने 401 के या फिर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखते हैं। इस अकाउंट में आपको अपनी सैलरी का 10% हिस्सा डालना ही चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड को होल्ड करता है। थर्ड फैक्टर, सेविंग गोल्स। इस गोल को अचीव करने में कितना भी समय लग सकता है, क्योंकि यह गोल किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि दिवाली के लिए गिफ्ट खरीदना या फिर शादी के खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर की ईएमआई पे करने के लिए। यहाँ सीक्रेट सिर्फ एक ही है, जितना जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कर दो। सुनने में एकदम सिंपल है कि जितने लंबे समय के लिए शेविंग करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको सेव करना होगा, लेकिन लोग शायद ही कभी इस एडवाइस को फॉलो करते हों। इसलिए इसे और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें एक फैक्टर ऐड कर दो। जैसे कि आप अपनी 20s में शादी कर लेना चाहते हो, तो इसमें होने वाले खर्चे के लिए आपने एक रफ एस्टिमेट तो बना ही लिया होगा। तो आपको 20 साल का होते होते सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। आप अगर महीने का 25,000 रुपये भी बचाते हैं तो आगे चलकर आपको हर महीने पैसे सेव करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी, बजाय इसके जब आप 26 में सेविंग स्टार्ट करते हो। फोर्थ फैक्टर, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। आपको अपने बजट में गिल्ट फ्री स्पेंडिंग फैक्टर को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी मनपसंद चीजें खरीदने पर गिल्ट नहीं होगा।
इस फैक्टर को कैलकुलेट करने के मेथड को समझाने के लिए आपको कुछ समय लगेगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मेरा मित्र रोहित है। टैक्सेस काटने के बाद रोहित की एनुअल सैलरी 3,60,000 रुपये है। यानी कि वो हर महीने 30,000 रुपये कमाता है और वो कौन से स्पेंडिंग प्लान का यूज करके अपनी सैलरी को डिवाइड करता है। वह अपने मासिक खर्च पर 60% के हिसाब से 18,000 रुपये और लॉन्ग टर्म के लिए 10% के हिसाब से 3,000 रुपये सेव करता है। यानी अब उसके पास 9,000 रुपये बचते हैं जिनको वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। लेकिन रोहित को ये पैसे अपनी गिल्ट फ्री शॉपिंग के लिए कम लगते हैं। तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? हम रोहित को इन्वेस्टमेंट और सेविंग के पैसे कम करने को नहीं बोल सकते क्योंकि इससे उसका फ्यूचर सेफ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम रोहित को अपनी मंथली फिक्स्ड इनकम और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी को ऑप्टिमाइज करने की सलाह देंगे। और रोहित को अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट को चेक करना चाहिए। जब रोहित अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट को चेक करता है तो देखता है कि उसने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ऐसे ही कई अन्य प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन ले रखी है। बट रोहित तो ज्यादातर समय बाहर ही रहता है, तो वो 2 या 3 बार ही नेटफ्लिक्स वगैरह देखता है। तो रोहित को तुरंत ही इनके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद रोहित अपनी और बिल डिटेल्स को चेक करता है तो वो पाता है कि घर पर अच्छा खाना बनने के बाद भी वो कई बार बाहर फास्ट फूड खाने जाता है। ऐसे ही उसने और डिटेल्स को चेक किया तो पाया कि वो हर महीने 2,500 रुपये ऐसे ही खर्च कर देता था। तो रोहित को इन सबको कंट्रोल करके इस पैसे को अपनी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी में ऐड कर देना चाहिए। एक्सपर्ट लोगों को अपनी मनी को मैनेज करने में शायद ही कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन मित्रों, आप तो जानते हो कि हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। कुछ लोग तो एकदम अनाड़ी होते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उनका पैसा कब और कहाँ खर्च हो जाता है। उनके लिए फाइनेंशियल मैटर को टैकल करना काफी मुश्किल भरा होता है। यहाँ पर लेखक उनको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताते हैं जो उन्होंने डेवलप किया है। क्या आपने सुना है डूइंग मोर बिफोर डूइंग लेस? ऑथर का सिस्टम ठीक इसी के बारे में है। लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके आने वाले महीनों को और भी ज्यादा इजी बना देगा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आपने पहले से ही अपना एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम कर चुके हो। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट को साथ में लिंक कर दो। हर चेकिंग अकाउंट के लिए एक चार्ट बनाओ। सेविंग, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है, इससे आपको हर सिंगल परचेज का हिसाब रखने में आसानी होगी। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दो ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपने बिल्स पे कर सकें। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है आपकी सैलरी का 5% वही सेव होगा जिसके लिए आप सेव करना चाहते हो। मित्रों, अब हम इस समरी के सबसे इम्पोर्टेंट भाग पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है कंक्लूजन। सबसे पहली चीज जो आपने सीखी वो है अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करना। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से लेंडर्स आप पर भरोसे के साथ साथ आपको लोन भी दे सकते हैं। आप अपना क्रेडिट कार्ड 2 तरीकों से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेकंड, आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैंक के फायदे के बारे में जाना। इसके बाद आपने कौन से स्पेंडिंग के बारे में जाना जिससे आप पैसे को सोच समझकर खर्च करना सीख सकते हो। इसके बाद आपने कौन से स्पेंडिंग प्लान जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टिंग, सेविंग और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के बारे में आपने सीखा। और अगर आप अब भी इस समरी को सुन रहे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत कम लोग ही होते हैं जो एजुकेशन पर समय इन्वेस्ट करते हैं। तो मित्रों, अगर आप ऐसी ही और समरी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।